चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बच्चों यहाँ पर डिमांड के टॉपिक से पहले एक छोटा सा टॉपिक करा रहा हूँ। एक बच्चे का डाउट था, तो पहले हम वो करेंगे। कुछ भी ज़्यादा हो तो वो सभी के लिए अच्छा है, पेपर में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो मैंने अब तक चैप्टर 1 में क्या बताया पहले उसे सुनो, उसी में मैं कुछ चीज़ें जोड़ रहा हूँ। आर्यन ध्यान से सुनना। आर्यन, हाँ भैया। तो हमने याद करा था ये सब्जेक्ट जो हमारा इकोनॉमिक्स है, इसको सबसे पहले कब 1976 में आइडेंटिफाई किया गया, और जिसने बनाया उसी के नाम से हम बोल रहे हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। अरे अनुषा, याद करो, एडम स्मिथ कौन सी बुक लिखी थी? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। सारे बच्चे याद करना शुरू कर दो बच्चों। सामने इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने 4 अलग अलग मीनिंग लिखे हैं एक सिंगल वर्ड में। इकोनॉमिक्स को सबसे पहले जिस आदमी ने प्रपाउंड करा, याद करो एक नंबर के लिए, एडम स्मिथ। और उसकी डेफिनेशन को एक शब्द में बोलेंगे तो वेल्थ डेफिनेशन। आर्यन याद हो गया? पहला आदमी जिसने इकोनॉमिक्स को बनाया कौन था? एडम स्मिथ, जिसकी वजह से उसे बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और उस आदमी की इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को एक शब्द में बोले तो वेल्थ डेफिनेशन। इतनी बात आर्यन को समझ में आई? अरे हाँ आर्यन, भैया। वक्त बदला। वक्त बदला, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा थोड़ा सा। वक्त बदला, वक्त बदलने के बाद उसकी बताई हुई बातों को डिस्कार्ड कर दिया गया और उससे बेटर व्यू, इकोनॉमिक्स का उससे बेटर मीनिंग सोसाइटी को बताया। जिस आदमी ने बताया उसका नाम एल्फ्रेड मार्शल। वक्त बदलने के बाद पुरानी थ्योरी की कमियां बताई गई, नई थ्योरी बताई गई, लोगों ने नई थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया, पुरानी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। नया आदमी जिसकी वजह से नई थ्योरी इंप्लीमेंट हुई इकोनॉमिक्स की, उस आदमी का नाम जल्दी बोलो, मैंने क्या बताया अनुषा? एल्फ्रेड एल्फ्रेड। एल्फ्रेड मार्शल। और उसकी इकोनॉमिक्स की थ्योरी को एक शब्द में बोला जाता है वेलफेयर डेफिनेशन। फिर वक्त बदला। वक्त बदला, इस थ्योरी की लिमिटेशन भी लोगों को बताई गई, नए कंसेप्ट बनाए गए और लोगों ने नए कंसेप्ट एक्सेप्ट कर लिए। जिस आदमी ने नए कंसेप्ट लिखे उसका नाम है लियोनल रॉबिन्स। खाली रॉबिन्स याद करो तो भी चलता है, लियोनल रॉबिन्स। आर्यन क्या नाम बोला मैंने? लियोनेल रॉबिन्स। और इस आदमी ने इकोनॉमिक्स के बारे में जो बोला, जो पहले से बेहतर था, पहले के ड्रॉबैक्स को खत्म कर दिया गया था, उसे एक शब्द में बोला जाए तो क्या बोलते हैं? स्केयरसिटी डेफिनेशन। अभी सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, ब्रीफिंग दे रहा हूँ। वक्त बदला। अरे अनुषा बोलना जरा तीसरे आदमी का नाम ऑनेल रॉबिन्स। और उसकी डेफिनेशन को एक शब्द में, स्केयरसिटी डेफिनेशन। फिर वक्त बदल रहा है, नया आदमी आ रहा है, प्रोफेसर सैमुअलसन। सैमुअलसन जी महाराज। और उन्होंने इकोनॉमिक्स का और वाइडर कंसेप्ट लोगों के सामने रखा और लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और वो फेमस हो गए। तो अब इकोनॉमिक्स का जो प्रोफेसर सैमुअलसन ने मीनिंग रिफ्लेक्ट करा, उसको एक शब्द में बोला जाता है ग्रोथ डेफिनेशन। चैतन्य, जितनी बात मैंने बोली है याद हो गई? यस सर। तो मैंने 4 इकोनॉमिस्ट बोले हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, चारों नाम, कि पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। और इन चारों का मीनिंग इकोनॉमिक्स का वन वर्ड में। पहले इतना याद कर लो, मैंने क्या बोला सबसे पहले? एडम स्मिथ की डेफिनेशन वेल्थ डेफिनेशन। ये कहीं कागज में लिखना चाहो लिख लो, एडम स्मिथ, उसके आगे वेल्थ डेफिनेशन। दूसरा नाम क्या है आर्यन? जल्दी से दूसरा नाम। एल्फ्रेड मार्शल। और उसकी डेफिनेशन वेलफेयर डेफिनेशन। तीसरा आदमी आर्यन बोल रहा है सिर्फ, लियोनल। लियोनेल रॉबिन्स। और उसकी डेफिनेशन स्केयरसिटी डेफिनेशन। और आखिरी में प्रोफेसर सैमुअलसन, डेफिनेशन क्या है उसकी? ग्रोथ। ग्रोथ डेफिनेशन। अब मैं इन चारों की चर्चा एक बार जल्दी से कर देता हूँ, इनका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। सबसे पहला आदमी 1776 एडम स्मिथ। उसने एक पुस्तक लिखी, अनुषा बुक का नाम बताओ। वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। और उस बुक के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में वो आदमी फेमस हो गया, नया सब्जेक्ट लॉन्च हो गया इकोनॉमिक्स। और मैं एज ए लेमैन बता देता हूँ, स्टडी ऑफ मनी। अरे वेल्थ बोले तो मनी, स्टडी ऑफ मनी, नॉलेज ऑफ मनी एंड अकुमुलेशन ऑफ मनी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। आर्यन बात समझ में आ गई? वेल्थ डेफिनेशन। हाँ भैया। उस जमाने में पैसे की चर्चा करी एडम स्मिथ ने, कि पैसा कैसे अचीव किया जा सकता है, पैसे से कैसे कैसे सेटिस्फेक्शन मिलती है, पैसे की बात करना, वेल्थ की बात करना। ये था वेल्थ डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का। भैया यहाँ पर थोड़ा सा इसकी लिमिटेशन बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ऑड में आउट टिक कराएगा वो। वेल्थ बोले तो जिसे पैसे में नापा जा सकता है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जल्दी जल्दी इसको रिलेट करो।
भैया वेल्थ बोले तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्यन ध्यान से सुनना, समझ में आ गया? वेल्थ जिसे पैसे से नापा जा सकता है, हर वो बात जिसे पैसे में नापा जा सकता है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये बात बिल्कुल सत्य है जो एडम स्मिथ ने बोली थी, जिसे पैसे से नापा जा सकता है उस सबसे आपको, अरे आपकी जेब में जितना पैसा होगा उतना आपका मैनकाइंड बेटर लाइफ होगी। आर्यन ये बात समझ में आती है? हाँ भैया। लेकिन वक्त बदला, नया आदमी प्रकट हो रहा है इस दुनिया में, एल्फ्रेड मार्शल। उसकी थ्योरी क्यों इंप्लीमेंट हुई? पहले से वाइडर थी और पुरानी डिस्कार्ड क्यों हुई? लिमिटेशन सुनना। नया आदमी कह रहा है, अरे लैंग्वेज पहले सामने से पढ़ता हूँ, इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड। वो कह रहा है कि पैसे से सेटिस्फेक्शन मिलती है, बिल्कुल ठीक है। जिस आदमी के पास जितना पैसा होगा उतना वो इच्छाएं पूरी कर लेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन पैसा सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से सेटिस्फेक्शन आती है, सत्य है। लेकिन बहुत सारी ऐसी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिसे पैसे में नापा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, आप एज ए हॉबी आपने अपने घर में किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, सेटिस्फेक्शन हो रही है, मैनकाइंड के लिए जरूरी है, लेकिन इसे वेल्थ डेफिनेशन में इग्नोर किया गया। तो एल्फ्रेड मार्शल का कंसेप्ट पहले से बेटर था, पहले से वाइडर था, लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। मैं आसान भाषा में बोल रहा हूं, वेल्थ को सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी वेलफेयर को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इस आदमी की डेफिनेशन को क्या बोला जा रहा है? वेलफेयर डेफिनेशन। आर्यन ये बात समझ में आ गई? पहले से वाइडर है। हाँ भैया। वाइडर क्यों है? क्योंकि इसमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी शामिल हैं, जो पहला आदमी एडम स्मिथ नहीं बोल पाया। वो सिर्फ पैसे की बात बोलता रहा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात बोलता रहा, इसने उसको थोड़ा एनहांस कर दिया, बड़ा करके बोला। क्लियर है आर्यन? चलूं आगे? हाँ भैया। ये आइडियोलॉजी आपके पास है तो आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। आगे चलता हूं। वक्त बदला, नया आदमी आ रहा है, लियोनेल रॉबिन्स। उसकी बात जैसे ही लियोनेल रॉबिन्स की पूरे शब्द को हम वन वर्ड में क्या बोल रहे हैं? स्केयरसिटी। पहले तो स्केयरसिटी का मतलब समझ लो। जैसे ही स्केयरसिटी शब्द आता है तो स्केयरसिटी के पीछे आता है ह्यूमन बिहेवियर। इसने सबसे पहला व्यक्ति है जिसने ह्यूमन बिहेवियर की बात करी। इससे पिछला आदमी मैनकाइंड की बात कर रहा है, एक्टिविटीज की बात कर रहा है, इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसने पहली बार कहा ये एक्टिविटीज किसको सेटिस्फेक्शन देगी? इंसान को। इसके व्यवहार को समझो। और जैसे ही ह्यूमन बिहेवियर शब्द आता है, ह्यूमन बिहेवियर शब्द आते ही तीन फीचर्स आपके माइंड में आ जाते हैं जिसे दुनिया का कोई आदमी बदल नहीं सकता। क्या? ह्यूमन वांट्स आर, अरे जल्दी बोलेगा आर्यन, ह्यूमन बिहेवियर में तीन, अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। टू फुलफिल दीज अनलिमिटेड वांट्स, जो भी तुम्हारे पास है, तुम्हारा वक्त, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा मकान, सब कुछ तो लिमिटेड है। अमीर का मतलब थोड़ा ज़्यादा, गरीब का मतलब थोड़ा कम, लेकिन जितना मर्जी किसी के पास नहीं है। और तुम्हारे पास चीज़ें कम है और तुम ज़्यादा चाहते हो, यही तो है दुर्लभता, स्केयरसिटी। आर्यन समझ में आ रहा है? पूछ रहे थे स्केयरसिटी क्या है? दुर्लभता। हाँ भैया। दुर्लभता का मतलब आते ही एक्सप्लेनेशन की बात करें तो तीन बातें। ये दुर्लभता इस दुनिया में हर चीज की है। ना तो तुम्हारे पास पैसा जितना मर्जी ना कभी होगा। इस दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन आजकल कौन है? जल्दी से ए बच्चों, अरे कहाँ है? अरे यश खंडेलवाल, रिचेस्ट पर्सन। जेफ बेजोस। ए भाई अब चेंज हो गया है। एलन मस्क। हाँ क्या? दोबारा बोलो। अरे क्या नाम बोला? दोबारा बोलो, जो बाद वाले बच्चे ने बोला। एलन मस्क। अच्छा प्रियांशु बोल रहा है, क्या बात है। अरे एलन मस्क रिचेस्ट हो गया अभी उससे पहले अमेजोन का सीईओ चल रहा था बहुत लंबे समय से। और मैं उससे पहले की बात करूं तो कौन चल रहा था? बिल गेट चल रहा था, बड़े लंबे समय तक रहा वो। तो भैया रिचेस्ट आदमी की भी बात करूं तो उसके पास भी दुर्लभता है, उसके पास भी अनकाउंटेबल तो कुछ भी नहीं है। तो स्केयरसिटी बोलते ही तीन बातें आ जाती हैं, और ये तीन बातें उसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है। आर्यन समझ लेना ध्यान से। पहली बात, अरे ह्यूमन बिहेवियर है। पहली बात, जब भी वो देखो यहाँ लैंग्वेज लिखी हुई है एंड्स, अरे आर्यन ने नजर आ रहा है एंड्स? हाँ भैया। एंड बोले तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। एंड्स इज ए सिंबल ऑफ लियोनेल रॉबिन्स विच मीन्स ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। और जब वो बोलता है मीन्स आर स्केयर्स, बोले तो उसको पूरा करने के लिए, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी तुम्हारे पास मीन्स साधन है वो सब दुर्लभ है। और वो बोलता है प्रॉब्लम बिकम्स मोर क्रिटिकल
व्हेन रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस। मैंने तीनों शब्दों को अंडरलाइन करा है, हाईलाइट करा है, जो लियोनल रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन में लिखी थी। और ये तीनों के तीनों मेन शब्द किसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? ह्यूमन बिहेवियर को। पहली बार शब्द इंट्रोड्यूस करा ह्यूमन बिहेवियर, और इसी बात को हम आज इकोनॉमिक्स के मीनिंग में बोलते हैं। आज हम इकोनॉमिक्स के मीनिंग में हमेशा क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जैसे ह्यूमन बिहेवियर बोलते हैं का मतलब कॉमन फीचर्स साथ में चल रहे हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, resources are limited and resources have alternate uses। बोले तो मीनिंग ऑफ लियोनल रॉबिन्स किसका? इकोनॉमिक्स का। क्लियर है बच्चे? अरे आर्यन क्लियर हो रहा है स्केर्सिटी डेफिनेशन? हाँ भैया। तो भैया इसने पहली बार कहा कि वो जो इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो किसको वेलफेयर देंगी? इंसान को। इंसान का मतलब क्या? बिहेवियरिस्टिक पैटर्न। अरे सेटिस्फेक्शन किसको मिलती है? 70 किलो के वजन को नहीं मिलती। उस 70 किलो के वजन के अंदर जो फील करने वाला व्यक्ति है, जो बिहेवियरिस्टिक पैटर्न है, उसको अच्छा अच्छा लगता है। अरे समझ में आ रहा है? फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ सैडनेस। और वो, अरे वो 70 किलो का वजन तो वहीं का वहीं रहता है, अचानक उसमें से वो बिहेवियरिस्टिक पैटर्न निकल जाता है तो लोग उसी को ही कब्रिस्तान और, अरे समझ गए आर्यन? हाँ भैया समझ गए। तो बिहेवियर की बात हो रही है। पहली बार इसने बिहेवियरिस्टिक पैटर्न की बात करी और ये 3 फीचर्स की बात करी, यानी इसको बोला गया स्केर्सिटी डेफिनेशन। ये मोस्ट पॉपुलर मीनिंग है इकोनॉमिक्स का, जो आज भी दुनिया में यूज होता है। और ये अपने आप में समस्या की बात है कि जो तुम चाहते हो वो जितना मर्जी है, और उसको पूरा करने के लिए तुम्हारे पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सब लिमिटेड है, यानी तुम सब चीज़ों को कभी भी जीवन में हासिल नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें सेलेक्ट करना होगा कि मोस्ट ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करें। अरे यश खंडेलवाल क्लियर हो रहा है? हाँ भैया। आखिरी आदमी पॉल ए सैमुअल्सन। सैमुअल्सन जी महाराज, अच्छा तुम याद करो पिछले वाला टॉपिक। जल्दी से आर्यन बोलेगा पिछले वाले आदमी का नाम क्या, अभी जो मैंने बताया इससे पहला। लियोनेल रॉबिन्स। रॉबिन्स की डेफिनेशन को एक शब्द में क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी। स्कार्सिटी। स्केयरसिटी डेफिनेशन। अरे स्केयरसिटी डेफिनेशन की बात आती है का मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के चलते पूरी दुनिया में क्या क्रिएट होता है? नाम बताओ जल्दी से यश। सेंट्रल प्रॉब्लम। यस। तो सारे बच्चे सुन लो, सेंट्रल प्रॉब्लम बोले तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किसके लिए बनेगा? ये ह्यूमन बिहेवियर। हर घर की समस्या, हर देश की समस्या, हर मूवमेंट पर सोचना पड़ता है। क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किसके लिए पढ़े, क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए। हर व्यक्ति की समस्या है, हर घर की समस्या है। तो यहाँ पर स्केयरसिटी डेफिनेशन में लियोनल रॉबिन्स सिर्फ समस्याओं की चर्चा कर रहा है, ह्यूमन बिहेवियर की। यहाँ सैमुअल्सन जी महाराज वक्त बदलने के बाद उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, सॉल्यूशन ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, सॉल्यूशन ऑफ फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और उन्होंने सॉल्यूशन निकाले कि कैसे फैसला करेगा आदमी, क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए। इसीलिए उनकी बनाई डेफिनेशन को, जिसमें प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन रखा गया, सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रखा गया, इसीलिए उनकी डेफिनेशन को क्या कहा जाता है? आर्यन सामने लिखा हुआ है, ग्रोथ डेफिनेशन। ग्रोथ डेफिनेशन। तो मैंने चारों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इकोनॉमिक्स बता दिए, उनकी डेफिनेशन वन वर्ड में बता दी। कौन सी किस, अच्छा सैमुअल्सन ने ग्रोथ डेफिनेशन में जो शब्द यूज करा उसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अरे याद है किसी को बचपन? आर्यन याद है बचपन में पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? हाँ Production possibility curve reflect the various possible combination of two commodity which an economy can be produced on the basis of full and efficient use of resources with the given technology and period of time। Basically ये जो कहानी थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, सैमुअल्सन ने बनाई थी, और इस कहानी में कुछ और नहीं है, 3 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ऑफ क्या बनाया जाए, सॉल्यूशन ऑफ कैसे बनाया जाए, और सॉल्यूशन ऑफ किसके लिए बनाया जाए। ग्रोथ डेफिनेशन को रिफ्लेक्ट करा था पीपीसी के एग्जांपल से, जिसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं। यश खंडेलवाल भाषा समझ में आती है? हाँ भैया। आर्यन चले अब हम चैप्टर शुरू करते हैं, मैंने डिटेल में डिस्कशन कर दिया। ठीक है भैया। तो एक बच्चे का डाउट था तो वो मैंने अभी क्लैरिफाई करा। तो हमारा चल रहा है चैप्टर 2, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो सबसे पहला शब्द है मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड का कंसेप्ट शुरू करते हैं। सभी को आता है, मेरे साथ साथ पहले मैं बोलूँगा फिर सुनूंगा, तो सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। डिमांड का मीनिंग सबने याद कर रखा है, भूल गए होंगे तो वो बस एक बार रिवाइज कर लो और मेरे साथ बोल के पार्टिसिपेट करो। पहले मैं बोल रहा हूँ, डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर विच कैन बी फुलफिल्ड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर प्राइस। जोर से बोलो कनन।
कनन बोल पाओगे हाँ या ना तो बोलो। अरे याद करना है भैया ऐसे। अनुषा आप बोलो डिमांड का मीनिंग। Demand is an effective desire which can be fulfilled during the given period of time at a particular price. ध्यान से शब्दों को सुनो, याद करने का काम करो। पूरी क्लास से कह रहा हूँ, एक एक बच्चे की एक्सीलेंसी चाहिए मुझे टॉपिक में, और वो बाद का कोई वेट एंड वॉच का काम नहीं है, साथ की साथ तैयारी करना है। और कोई डाउट है तो पूछो। मैं आपको सुनाना, एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पूरी क्लास फिर दोबारा सुनो। डिमांड कंज्यूमर का कंसेप्ट है, बेस्ड ऑन सेटिस्फेक्शन है। लैंग्वेज बोल रहा हूँ, इफेक्टिव डिजायर, जो शब्द बोल रहा हूँ ये छूटने नहीं चाहिए। डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर विच कैन बी फुलफिल्ड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर प्राइस। डिमांड कभी एक्सपेंडिचर नहीं होता है, खरीदने से पहले की घटना। बाजार में 50 रुपया जेब में डाल के चले, आप आइसक्रीम खानी है तो तुम्हारी जेब में पैसे होने चाहिए, ऐसी वस्तु की इच्छा होनी चाहिए जो बाजार में बिकने के लिए अवेलेबल है, बिकने के लिए अवेलेबल है, कीमत पर फ्री में अवेलेबल है तो डिमांड नहीं बोलेंगे। बाजार में 50 रुपए की आइसक्रीम बिक रही है, तुम खरीदने के लिए घर से निकल चुके हो, जेब में पैसा है, टाइम गिवन है, आज खरीदेंगे, कल खरीदेंगे, 2 दिन में खरीदेंगे, टाइम भी गिवन है कि इतने दिनों में खरीद लेंगे, तो इसे बोल रहे हैं डिमांड। लैंग्वेज, डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर विच कैन बी फुलफिल्ड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर प्राइस। महक, Sir, demand is the effective desire which can be fulfilled during a given period of time at a particular price. ये तैयारी चाहिए भैया क्लास में। मयूरी बोलना, ट्राई करना। मयूरी। Demand is the effective desire which can be fulfilled during the given period of time at a particular price. बढ़िया, प्राइस होना चाहिए, बिना प्राइस के डिमांड क्रिएट नहीं हो सकती। इफेक्टिव डिजायर होनी चाहिए, ऐसी इच्छा जिसको तुम पूरा कर सको, जो बाजार में बिकने आई है और तुम खरीदना चाह रहे हो एक पर्टिकुलर प्राइस पर, और टाइम भी मेंशन होना चाहिए, 2 दिन में, 1 दिन में, 4 दिन में हम खरीद लेंगे चीज़ों को। एक बार और बोल के आगे चलूंगा। चैतन्य आप बोलो डिमांड। Demand is an effective desire which can be fulfilled in a given पीरियड ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर प्राइस। अब ये सामने डेफिनेशंस लिखी हुई हैं अकॉर्डिंग टू फर्गूसन एंड बी आर सिचलर। तो भैया भाषा बोल देता हूँ, ये याद करने का कोई काम नहीं है। ऐसी डेफिनेशन लिखी हुई नहीं आएगी कि वो कहे कि आप इकोनॉमिक्स का नाम आप टिक कर दो, ऐसा कोई खेल नहीं है। जो मैंने आपको बोला है मीनिंग वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय या एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइजेस गिवन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अच्छा ये याद रखना, ये क्वेश्चन है 1 नंबर का। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का टेक्निकल लेवल लैटिन में क्या बोलते हैं? अरे बचपन में मैंने यश याद कराया था, क्या बोलते हैं जल्दी बोलो, नीचे लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट करा है। सिट्रस पेरिबस। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि सिट्रस पेरिबस का मतलब क्या, नीचे 4 ऑप्शन लगा देता है। तो सिट्रस पेरिबस बोले तो लैटिन टर्म है ये, जिसका मतलब है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। हमने बचपन में याद करा हुआ है, ये याद रखना बच्चों। अरे चैतन्य मालूम है ना, सिट्रस पेरिबस बोले तो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। आर्यन चलूं आगे, समझ में आ गया सिट्रस पेरिबस? हाँ भैया। तो हमने डिमांड का मीनिंग याद कर लिया। एक बार आर्यन बोलेगा और टॉपिक को आगे चलाते हैं, जल्दी से आर्यन। It is an effective desire which can be fulfilled ड्यूरिंग during a द given पीरियड ऑफ टाइम एट ए at a पर्टिकुलर particular price. अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं? बाजार में गए हो आप चीज़ों को मांगने के लिए, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड को कम या ज़्यादा कर देंगे? याद कर लो, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस, हैबिट ऑफ कंज्यूमर, और अदर फैक्टर्स में दुनिया भर के नाम आ सकते हैं, आपका क्लाइमेट, पॉपुलेशन की संख्या, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन वगैरह वगैरह। तो भैया बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। चर्चा करूंगा पहले फैक्टर से। पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। एक बार ये सारी हेडिंग बोल दो बिना देखे। मयूरी जल्दी से। Price of a commodity, price of related goods, income of consumer, taste preference, हैबिट प्रेफरेंस ऑफ द fashion of consumer. बढ़िया बात। पहली बात जल्दी जल्दी तैयार करते हैं भैया। जहां लगे ना आपको दिक्कत हो रही है रोक लेना, स्पीड कम कर दूंगा, अदरवाइज तेजी से चलेंगे। कनन समझ पा रहे हो? चले आगे। Yes, sir. जितेश आपको क्लियर हो रहा है बच्चे? हाँ भैया।
भैया जो चीज़ें आसान है थोड़ा फास्ट करेंगे, लेकिन आपकी नॉलेज और आप उसको प्रोनाउंस कर सको, आप बोल सको, ऐसी तैयारी हो जानी चाहिए। तो यहाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड में मैंने पहली बात याद कराई है, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। सबको मालूम है जब भी कीमत कम होती है लोग ज़्यादा मांगते हैं, कीमत ज़्यादा होती है लोग कम मांगते हैं। बहुत ज़्यादा कीमत हो गई, चुपचाप घर चले जाते हो, झगड़ा तो कर नहीं सकते। अरे कनन, बात समझ में आ रही है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। यश, आपको समझ में आया? भैया पेपर वाला 2 लाइनें लिखेगा, बोलेगा कौन सही है कौन गलत। मेरा क्वेश्चन शुरू होता है और सबसे पहला बच्चा जिसको आंसर देना है वो यश खंडेलवाल है। मैं 2 लाइनें बोलूंगा, एक सही एक गलत, आपको बताना है सही कौन सी गलत कौन सी। पेपर वाला ये गड़बड़ झाला करेगा, क्वेश्चन ही एमसीक्यू की फॉर्म में आ रहे हैं। यस, ध्यान से सुनना। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। दूसरी लाइन, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। कौन सी ये लाइन? सेकंड वाली सही है, क्यों क्यों? क्वांटिटी डिमांडेड है। अनुषा, बात समझ में आ गई? Yes, sir. क्या समझ में आया? क्वांटिटी डिमांडेड वाली सही क्यों है? इसमें वो प्राइस से होती है, उसमें अदर थिंग्स कांस्टेंट होती है। यस, ये तैयारी है। ये इसलिए कह रहा हूँ टेक्निकल एरिया है, कहीं गड़बड़ हो तो मुझे रोक देना, पूछ लेना, एक्सप्लेन करा लेना, मैं बता दूंगा डिटेल में। फिलहाल यहाँ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो कौन सी बातें हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। पहला शब्द है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। आपको देखो, मैंने अगर मैं यहाँ लिख दूँ डिमांड और प्राइस का रिलेशन बिलोंग्स टू, इसका मतलब है इन दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। अरे डायरेक्ट का मतलब बढ़ने पर बढ़ना, घटने पर घटना। लेकिन अगर मैं लिख दूं D बराबर है 1/P का मतलब है अरे P रिवर्स है, रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब है इनवर्स रिलेशन की बात हो रही है। अरे यस, समझ में आ रहा है? P नीचे लिखा हुआ है और D ऊपर लिखा हुआ है, इनवर्स रिलेशन। अरे बात समझ। अगर मैं लॉ ऑफ सप्लाई की बात यहाँ बोलूँ तो याद रखना, सप्लाई और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है? जल्दी बोलो। तो वहां पर मैं सप्लाई और प्राइस को ऊपर लिखूंगा, सेम रिलेशन, बढ़ने पर बढ़ना, घटने पर घटना। अरे पेपर वाला साइन लगा के ऐसे चेक कराएगा, टिक कराएगा। तो यहाँ D और 1/P में रिलेशन है। 1/P बोले तो इनवर्स, हाँ, इनवर्स रिलेशन। और यहाँ हम जितने भी टॉपिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, यहाँ हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सिर्फ एक बात सारे सुन लो, जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा 4 मेथड की चर्चा करूंगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। पहला परसेंटेज मेथड, दूसरा ज्योमेट्रिक मेथड। अरे ज्योमेट्रिक मेथड का दूसरा नाम क्या था पूरी क्लास? पॉइंट मेथड। तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। अरे एक और मेथड है जो कॉलेज में भी आएगा और यहाँ भी आएगा, आर्क मेथड। वो कभी भी यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दे और नीचे 4 आंसर चला दे, सिर्फ आर्क मेथड लगाना, वो मेथड का नाम नहीं लिखेगा। ये सबको याद हो गया? ये कंपलसरी है सबके एग्जाम में। अरे कहाँ है अनुषा? सर, जो मैंने बोला है वो पता चला आपको मैंने क्या बोला है? सर, इस चैप्टर में प्रैक्टिकल कराऊंगा, 4 मेथड की चर्चा करूंगा। सिर्फ एक ही मेथड आपको लगाना है, आर्क मेथड, और उसका आंसर एमसीक्यू में चेक करना है। दूसरे मेथड से भी आंसर निकल रहा होगा और वो भी ऑप्शन होगी, वो लगाते ही नेगेटिव मार्किंग होगी। यश खंडेलवाल, मेरी भाषा समझ में आती है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बातें आगे चलेंगी तो बताऊंगा। तो वापस आते हैं जी। तो आपका प्राइस आपकी डिमांड को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, सस्ता होने पर ज्यादा मांगते हो, महंगा होने पर कम मांगते हो, लेकिन डिमांड मत लिख देना, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। एक्सप्लेनेशन आगे जाके करूंगा। तो यहाँ आप सबको मालूम है सेट्रस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। कानन, ये बात क्लियर है? तो आगे चले। सस्ता होने पर ज्यादा मांगते हैं, महंगा होने पर कम, लेकिन केवल तभी होगा जब इसके अलावा किसी और चीज में कोई परिवर्तन ना हो, यानी सिट्रस पेरिबस। ये क्लियर है? कानन, मयूरी, जितेश? Yes, sir. डाउट हो तो बोलना। भैया एक बात यहाँ चल रही है, पेपर में आई हुई है, एक्सप्लेनेशन आगे चलेगा, टॉपिक है। ये बात एक बार यहाँ अच्छे से सुन लो, याद कर लो। प्राइस इफेक्ट इज ऑलवेज एग्रीगेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। ये पेपर में आया हुआ है, मैंने नीचे पॉइंट बना के हाईलाइट करा है। अरे यश, नीचे वाली लाइन क्या लिखी है जरा लाउडली पढ़ना। That happens because of incomes and substitution effects. ये ध्यान से सुनो, मैंने फार्मूला बनाया है, कॉलेज में 12 नंबर का क्वेश्चन है ये, और एक्सप्लेनेशन यहाँ चलेगी। प्राइस इफेक्ट इज ऑलवेज द एग्रीगेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। क्या बोला है मैंने? अनुषा बोलना। प्राइस इफेक्ट इज ऑलवेज, price effect is always the aggregation of substitution effect and income effect.
मैंने लैंग्वेज भी बोल दी, आपको फार्मूला भी बता दिया, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर में करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड में आइडिया दे देता हूँ। चीनी का दाम 50 रुपये किलो से 40 रुपये किलो हो गया। आर्यन मेरी साउंड आ रही है? 50 रुपये किलो से 40 रुपये किलो हो गया चीनी का दाम। हाँ भैया। तो चीनी का दाम कम होने से चीनी की डिमांड 200 किलो बढ़ गई, इसे बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। अरे मैं एग्जांपल प्लॉट कर रहा हूँ सामने। चीनी का दाम कम होने से चीनी की डिमांड 200 किलो बढ़ गई, इसे बोलते हैं प्राइस के कम होने से चीनी की डिमांड पे पड़ने वाला इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट। यश खंडेलवाल, इतनी बात क्लियर हुई? हाँ भैया। यहाँ मैं अपनी तरफ से कुछ भी लिख लेता हूँ। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लिख लो 80 किलो, और 120 किलो लिख दो इनकम इफेक्ट। तो सुन लो ध्यान से, जो चीनी के दाम कम होने से 200 किलो चीनी ज़्यादा बिक रही है, इसमें से 80 किलो ज़्यादा बिक रही है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, 120 किलो ज़्यादा बिक रही है इनकम इफेक्ट। एक एक करके बताऊंगा, ये दोनों शब्द आगे आएंगे दोबारा। एक को हमने पढ़ा था, अरे बचपन में मैंने बताया था, रीजन बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। अरे याद आ रहा है बचपन? यश, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, वेरियस यूज ऑफ ए कमोडिटी। अरे याद आ रहा है कुछ? एलिमेंट्री गुड्स भी है। हाँ, तो यहाँ मैंने बचपन में गांव वाली कहानी सुनाई थी। गांव में लोग मीठे का काम गुड़ और चीनी से चलाते हैं, और क्योंकि वो गरीब होते हैं तो वो ज़्यादा गुड़ खाते हैं, चीनी के पैसे नहीं होते। शहर वाले कंपैरेटिवली गांव वालों से अमीर होते हैं, पैसा ज़्यादा होता है, तो मीठे का काम चीनी से चलाते हैं। अरे क्लियर है इतनी बात? अरे मैंने एक स्टोरी बताई है, अभी शुरू करूँ? हाँ भैया। तो चीनी के दाम कम होने से बाजार में 200 किलो चीनी ज़्यादा बिक रही है। ध्यान से देखो, गांव वाले कंपैरेटिवली गरीब है, मीठे का काम गुड़ से चला रहे हैं, लेकिन मीठा खा खा के, गुड़ खा खा के परेशान हो चुके हैं। उन्हें फैशनेबल गुड़ चाहिए, मीठे का काम चीनी से चलाना है, चीनी खाई नहीं है। आज चीनी सस्ती हो गई है, तो चीनी सस्ती हो गई है तो वो गुड़ खाना छोड़कर चीनी खरीदेंगे, बेशक कम आ जाए, क्योंकि आज फैशन खरीदने का मौका मिल रहा है, आज फैशनेबल गुड्स खरीदने का मौका मिल रहा है, बेशक कम आए वो चीनी खरीदेंगे। और ऐसी कंडीशन में गुड़ खाना छोड़कर, अरे गुड़ की जगह चीनी खरीद रहे हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और 80 किलो चीनी की डिमांड बढ़ गई है उन लोगों के द्वारा जो चीनी खाते ही नहीं थे। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये बात समझ में आ गई? जितेश जल्दी बोलेगा, जितेश, मयूरी, कनन। हाँ भैया। 80 किलो चीनी की डिमांड उन लोगों ने बढ़ाई है जो चीनी खाते ही नहीं थे, गुड़ खाते थे। आज चीनी सस्ती हो गई है, तो चीनी के सस्ते होने का फायदा उठाओ और गुड़ की जगह चीनी खरीदो। 80 किलो चीनी ज़्यादा बिकी। और अब बात कर रहा हूँ इनकम इफेक्ट की। जो लोग चीनी खाते थे 50 रुपए किलो के भाव से आज 40 रुपए किलो हो गई है। आज 25% 20% दाम कम हो गया है, जिसके चलते जो चीनी खाते थे उनकी रियल इनकम बढ़ गई है। ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी रियल इनकम इंक्रीजेस। आज उतने ही पैसे में ज़्यादा चीनी, हर घर का बजट है, किसी घर का बजट है चीनी के ऊपर 1000 रुपये, किसी का 1200, किसी का 1500, उतने ही पैसे खर्च करेगा। पहले 1000 रुपये में जितनी चीनी आती थी, आज उतने ही रुपये में चीनी ज़्यादा आएगी, क्योंकि चीनी का दाम 20% कम हो चुका है, तो वो व्यक्ति चीनी कम खरीदेगा ज़्यादा। मेरा क्वेश्चन है अनुषा से, उतनी खरीदेगा? हे भगवान, अरे ज्यादा खरीदेगा। अरे तुम्हारे घर में रोज फ्रूट्स खरीदने के लिए 200 रुपए हैं। अरे बजट बनाया तुमने, 200 रुपए है। अब 50 रुपए किलो मिलता है, 4 किलो खरीद के लाते हो, 40 रुपए मिलेगा तो 200 रुपए में उतना ही आएगा, ज्यादा आएगा? बोलो जल्दी। ज्यादा आएगा। ज्यादा खरीदने का मौका मिल रहा है, खरीदोगे नहीं? ऑलरेडी तुम कम खरीद रहे हो। अरे बोलेगा यश जल्दी से, यस और नो? यस भैया। जब भी वस्तु का दाम घटता है तुम्हारी बाइंग पावर बढ़ती है। तुम्हारी बाइंग पावर का मतलब रियल इनकम बढ़ जाती है। उतने ही पैसे में ज्यादा खरीदने की क्षमता हो जाती है, तो तुम ज्यादा खरीदते हो। तो चीनी खरीदने वाले, चीनी सस्ती हो गई है, सस्ती होने पर उतने ही पैसे में चीनी ज्यादा खरीद रहे हैं, और 120 किलो चीनी की डिमांड बढ़ गई है उन्हीं लोगों के द्वारा जो चीनी पहले खाते थे। ये इनकम इफेक्ट। मयूरी को समझ में आता है? यस सर। टेक्निकल बात बताइए जो मैंने नीचे हाईलाइट करी है। तो प्राइस इफेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। बढ़िया पेपर बनाएगा, बड़े सारे बच्चों का क्वेश्चन, स्वाहा। ये लाइन समझ में आ गई? ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर, गड़बड़ मत कर देना, आइडिया दिया है मैंने। करण ये क्लियर हो गया? यस सर। लेकिन जब कॉलेज की बात करेंगे तो वहां पर इसको लेकर डायग्राम बनाने 3, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, जो हमारे पास यहाँ सीए में नहीं है। यहाँ बस एक आइडियोलॉजी है, फार्मूला आता है, मैंने आपको समझाया। अनुषा को बात समझ में आई है तो आगे चलेंगे। यस सर। फार्मूला दोबारा बोलेगी अनुषा। प्राइस इफेक्ट इज ऑलवेज द एग्रीगेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। बढ़िया बात, स्टोरी मैंने सुना दी है।
आगे चलेंगे। मेरा दूसरा फैक्टर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बचपन में मैंने आपको बताया था रिलेटेड गुड्स क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। पहले मैं बताऊंगा फिर आपको बताना है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूटिलाइज गेट टुगेदर टू फुलफिल द सिंगल बॉन्ड्स। अरे पढ़ने समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा स्लो करूं। सर आ रहा है। हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, पहले नाम सुन लो। कार एंड पेट्रोल। कार के साथ पेट्रोल भी चाहिए, धक्का कौन मारेगा। पेन अगर है तो वो इंक वाला पेन है तो उसके साथ इंक भी चाहिए, बिना इंक के पेन नहीं चलेगा। तो दो वस्तुओं को एक साथ मांगो एक ही इच्छा को पूरा करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एग्जांपल सामने, मीनिंग बता दिया है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स यूटिलाइज गेट टुगेदर टू फुलफिल द सिंगल बॉन्ड्स, फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल। Substitute goods are those goods which are utilized in place of others. For example, चाय की जगह कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी सेम नहीं है। चाय का काम हम कॉफ़ी से चला लेते हैं, कॉफ़ी का काम चाय से चला लेते हैं। पेन का काम पेंसिल से चला लेते हैं, पेंसिल का काम पेन से चला लेते हैं। लेकिन पेंसिल पेन नहीं होता और पेन पेंसिल नहीं होता। अरे भाषा समझ में आती है। कोको कोला की जगह पेप्सी पी लो, पेप्सी की जगह कोको कोला, लेकिन दोनों सेम नहीं है। दोनों की ब्रांडिंग, दोनों का टेस्ट डिफरेंट है। समझ में आता है प्रीति भारद्वाज? Yes, sir. मेरा क्वेश्चन आपसे शुरू होता है। जितेश, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मीनिंग विद एग्जांपल। Substitute goods are those goods which are utilized in the place of others. Example, tea, coffee. आर्यन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Complementary goods are those goods which are used together to satisfy single want. भैया आप याद कर लो रिलेशन, याद कर लो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, ये समझ लो। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इस रिलेशन के ऊपर। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स का मतलब होता है बढ़ने पर घटना, घटने पर बढ़ना। एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, कार एंड पेट्रोल। बच्चों, कार के प्राइस कम हो गए, अरे कार सस्ती हो गई, तो पेट्रोल उसी दामों पर कम बिकेगा ज्यादा बिकेगा? क्वेश्चन आर्यन से है। कम बिकेगा भैया। ए भाई सो रहा है ये, ध्यान से सुन। प्राइस ऑफ कार में दोबारा लिख रहा हूँ। अरे कारें सस्ती हो गई बाजार में। कारों के सस्ती होने से जो डिमांड है किसकी? पेट्रोल की। पेट्रोल की डिमांड लोग कम करेंगे ज्यादा करेंगे? जल्दी बोलना है। ज्यादा। क्यों ज्यादा करेंगे? आर्यन समझाओ। अरे क्योंकि भैया हाँ बोलो, मैं समझाऊं? आर्यन, हाँ भैया, आर्यन जब कारें सस्ती हो जाएंगी तो कारें कम बिकेंगी ज्यादा बिकेंगी? जल्दी बोलना है आपको। ज्यादा बिकेगी। जब कारें ज्यादा बिकेंगी तो ज्यादा गाड़ियां सड़कों पे जब चलेंगी तो उनको पेट्रोल चाहिए होगा, तो पेट्रोल उसी कीमत पर कम बिकेगा ज्यादा बिकेगा? गाड़ियां डबल हो गई हैं। ज्यादा। यही समझा रहा हूँ। कीमत बदल रही है कार की, डिमांड में इफेक्ट आ रहा है पेट्रोल के। तो एक के प्राइस के बदलने पर दूसरे की डिमांड में इफेक्ट आया, इसी को तो बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आर्यन समझ में आ रहा है? हाँ भैया। और यहाँ कार एंड पेट्रोल दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में याद करा दिया, कार के दाम कम हो रहे हैं तो पेट्रोल उसी कीमत पर ज्यादा मांगा जाएगा, यानी इनवर्स रिलेशनशिप। एक का प्राइस घट रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, और वाइसे वर्सा। अरे मयूरी समझ में आता है जो मैंने बोला? Yes, sir. तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में पहले मीनिंग याद कराया। अरे एमसीक्यू में ना जब तक आपकी एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है आपका क्वेश्चन जाएगा। पहले मीनिंग याद कर लो, फिर एग्जांपल याद कर लो, फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक का प्राइस और दूसरे की डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है? जल्दी से पूरी क्लास। इनवर्स रिलेशन समझा दिया मैंने। आर्यन समझ में आ गया है तो आगे चलूं? हाँ भैया। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड्स याद कर लिया, एग्जाम्पल चाय एंड कॉफी। मीनिंग याद कर लिया, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ रिलेशन को लेकर क्वेश्चन आएगा, और यहाँ सेम रिलेशन होता है। अरे सेम का मतलब होता है घटने पर घटना, बढ़ने पर बढ़ना। एग्जाम्पल ले लो, अरे कॉफ़ी के प्राइस कम हो गए। अरे कॉफ़ी सस्ती हो गई बाजार में। जब कॉफ़ी सस्ती हो गई तो लोग चाय पीना छोड़कर कॉफ़ी ज़्यादा पियेंगे, तो हमारी चाय की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी? जल्दी बोलना है। सिर्फ आर्यन ने कम हो जाएगी। भैया कॉफ़ी सस्ती हो गई है तो अब चाय क्यों पिए? चाय पीने वाले भी चाय पीना छोड़ देंगे और उसकी जगह क्या मांगेंगे? कॉफ़ी। यानी कॉफ़ी, दाम कॉफ़ी के घट रहे हैं और डिमांड किसकी बदल रही है? चाय की। कॉफ़ी के दाम घटने से लोग चाय पीना कम कर देंगे। प्रीति भारद्वाज को बात समझ में आती है? प्रीति? Yes, sir. भैया कुल मिला के याद कर लो, सब्स्टिट्यूट का पहला शब्द है एस। अरे मतलब सेम रिलेशन, एस से शब्द आ रहा है सेम,
और कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो इनवर्स। ये भूलना मत, क्वेश्चन लगेगा इनडायरेक्टली इसके ऊपर। अरे प्रणय, महक, भैया बोलते नहीं हो, बोलो। तो भैया याद मैंने कराया कॉम्प्लीमेंट एंड सब्स्टिट्यूट में मीनिंग एग्जाम्पल। कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्स रिलेशन होता है और सब्स्टिट्यूट में, मयूरी जल्दी से, सेम। सेम रिलेशन। तो मेरा टॉपिक खत्म हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यार दूसरी हेडिंग है ये, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। Influence, indirectly influence the demand of a commodity. In respect of complementary goods like pen and ink, there is a inverse relationship. In respect of substitute goods like tea and coffee, there is a same relationship between price and quantity demanded of related goods. यश बाबा आ गया? भैया आगे चलो। अरे इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर। अरे बचपन में मैंने याद कराया था, वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। पहला नॉर्मल गुड्स, याद कर लो, एक नंबर के लिए कैरी करेगा। और दूसरा, इसको मैं आगे जाके बहुत डिटेल में, अरे दूसरे टॉपिक आएंगे वहाँ भी यूज़ होगा ये, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये यहाँ पर समझ नहीं आया तो वहाँ पर नुकसान हो जाएगा, और पेपर वाला यहाँ से नहीं पूछेगा क्वेश्चन, वहाँ से पूछ लेगा। अनुषा मैंने क्या बोला है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है अनुषा बताएगी? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है अनुषा? सर फार्मूला चाहिए, पहले मीनिंग बोल दो फिर फार्मूला बोल दो, और खबरदार मना करो तो। सर डिमांड, इनकम के चेंज होने से डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी। फार्मूला, फार्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। वेरी गुड, वेरी गुड। वापस आते हैं जी, यहाँ पर हमारे पास उसके टाइप भी हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हैं। नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। बच्चों याद कर लो, इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स इन विच इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स इन विच इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। जोर से बोलो आर्यन बाबा। Normal goods are those goods which have positive effect on income. इन्फीरियर बोलो आर्यन। Inferior goods are those goods which have negative effect on income. भैया थोड़ा समझा देता हूँ सारे बच्चों के लिए। नॉर्मल गुड्स, नॉर्मली हम जिस वस्तु की बात करते हैं उस वस्तु को नॉर्मल गुड्स बोलते हैं, और जिस इंसान की बात करते हैं उस इंसान को भी नॉर्मल पर्सन बोलते हैं। तो नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल पर्सन। तो नॉर्मली इनकम के बढ़ने पर, अरे ऑलरेडी जो भी तुम खरीद रहे हो बाजार में जाके, वो तुम लिमिटेड खरीद पा रहे हो। इच्छा है जितना मर्जी खरीदने की, लिमिटेड खरीद रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है। आज इनकम बढ़ गई तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड पैसे के बढ़ने पर कम करोगे ज़्यादा करोगे? आर्यन जल्दी बोलो। अरे पैसे जेब में डबल हो गए हैं। हर रोज आप किसी वस्तु की 2 यूनिट खरीदते थे मजबूरी में कि ज़्यादा पैसे नहीं है और खरीद नहीं सकते। आज इनकम ज़्यादा हो गई है तो उतना ही खरीदोगे, ज़्यादा खरीदोगे? आर्यन ज्यादा खरीदेंगे। तो इनकम के बढ़ने पर ज़्यादा खरीदना और घटने पर कम खरीदना, सेम रिलेशन को बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। तो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। लैंग्वेज याद कर लो मैंने क्या बोला है। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स इन विच इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव का मतलब सेम रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। यह समझ में आता है? इनकम और डिमांड में सेम रिलेशन है, इनकम के बढ़ने पर बढ़ेगी और घटने पर घटेगी। यश भैया बोले तो नॉर्मल गुड्स तो मैंने याद कराया है, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स इन विच इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव का मतलब सेम रिलेशन बिटवीन इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। चेतन बोल पाओगे एक बार नॉर्मल गुड्स? Normal goods are those goods which have positive relation with income. पूरी बात बोलनी है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, या इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। जितेश आप बोल पाओगे नॉर्मल गुड्स? Normal goods are those goods in which income effect is positive. बढ़िया बात समझा दिया मैंने। मतलब क्या? इनकम के बढ़ने पर ज्यादा मांगना और घटने पर कम मांगना। अब बात कर रहा हूँ इन्फीरियर गुड्स। भैया ये इन्फीरियर गुड्स का एग्जांपल इसलिए नहीं बोल रहा, पर्सन टू पर्सन अलग अलग है। जो इस दुनिया का रिचेस्ट आदमी, अरे इंडिया का रिचेस्ट आदमी सिर्फ मयूरी बताएगी, बीच में कोई बोलेगा नहीं। मयूरी हिंदुस्तान का रिचेस्ट आदमी, मयूरी। सर मुकेश अंबानी। हाँ बिल्कुल ठीक है।
तो सारे बच्चे सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं घटिया वस्तु की बात करना चाह रहा हूँ। मुकेश अंबानी के पास सबसे ज़्यादा है पैसा, जिसके पास जो ज़रूरत से ज़्यादा वो उसके लिए घटिया हो जाता है। अगर मुकेश अंबानी का 10,000 रुपया खो जाए, वो कहेगा भाड़ में जाए, इतना पड़ा है, कौन फर्क, क्या परवाह पड़ता है। गरीब आदमी का 1 रुपए का सिक्का खो जाए, रात को नींद नहीं आएगी उसे। मयूरी को बात समझ में आती है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. मैंने कहा है, ये एग्जाम्पल नहीं बोल पा रहा, पर्सन टू पर्सन। किसी आदमी के पास जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है वो उसके लिए घटिया है, और जो चीज़ उसके पास ज़रूरत से कम है वो उसका फैशन है। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल नहीं बोल पा रहा, वस्तु आदमी के हिसाब से बदलेगी। तो घटिया वस्तुएं वो होती है जब इनकम के बढ़ने पर मजबूरी में आप खा रहे थे वो वस्तु, इनकम के बढ़ जाने पर आप उस वस्तु को छोड़ दो, उसकी डिमांड कम कर दो, उसे बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स इन विच इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, दैट मीन्स देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। रिपीट करो प्रीति भारद्वाज। प्रीति, अरे कहाँ गया बच्चा? अरे बच्चा क्लास में भी है कि नहीं है? प्रीति आवाज तो बोलो। Yes, sir. हाँ है, चलो कोई बात नहीं, बोल नहीं पा रहे। अनुषा आप बोलो। Inferior goods are those goods in which income affects negative. There is an inverse relationship between income of the consumer and quantity demanded of a good. ए बच्चा, हे भगवान, भैया तुम्हारे पेपर में सत्यानाश हो जाएगा। क्या कर रहे हो? क्वांटिटी डिमांडेड कितनी बार समझा रखा है बचपन में, और अभी क्वेश्चन पूछा है मैंने यश से। अरे क्वांटिटी डिमांडेड नहीं आएगा यश, बात समझ में आ रही है? अदर वेक्टर चल रहे हैं भैया, अदर वेक्टर चल रहे हैं, डिमांड कर्व शिफ्ट होने की बात हो रही है। खबरदार क्वांटिटी डिमांड। अनुषा Sir, okay. भैया सीए का एग्जाम है, सीएमए का एग्जाम है, वो टेक्निकल एरिया यूज करेगा। खाली शब्दों को सुनने मात्र से बात नहीं बनेगी, टेक्निकल एरिया को अंडरस्टैंड करो। अदर फैक्टर्स हैं, यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज करेंगे, और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड की जगह डिमांड वर्ड यूज होगा। अरे यश याद आ रहा है बचपन? भैया, हाँ आगे चलूंगा। अरे ये प्रीति भारद्वाज समझ में आ गया, इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं जिसमें इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी में इनवर्स रिलेशन होता है। प्रीति, Yes, sir. और वस्तु का नाम नहीं लिया, ये वस्तु पर्सन टू पर्सन बदलेगी। तो अगला शब्द टेस्ट, फैशन, हैबिट ऑफ कंज्यूमर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लोगों के घर में कोई ना कोई, हो सकता है आप लोग भी ऐसे ही हो, चाचा, ताऊ, दादा, दादी, नाना, नानी, कोई एक, मैं इतने सारे नाम ले रहा हूँ, ऐसा होगा कि उसे बेड टी पीने की आदत है। अरे यश खंडेलवाल समझ में आता है बेड टी, या शाम को चाय पीने की आदत है 5 बजे की। पिछले 15-20 सालों से यही खेल चल रहा है। यश बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। अब वो क्या होता है, चाय बोले तो उसके अंदर निकोटिन होता है। निकोटिन से बॉडी में अचानक एनर्जी जनरेट हो जाती है जब भी कोई भी व्यक्ति, अरे इस दुनिया के सारी लेबर जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करती है, उसे चाय पिलाए जाओ, काम कराए जाओ, चाय भूख की चिंता ही नहीं होती उसे। अरे बात समझ में आती है? यश खंडेलवाल जितने लेबर होती है चाय पी के ज़्यादा काम करते हैं। हाँ भैया। मतलब चाय पीने से वो निकोटिन बॉडी को एक्टिव कर देता है, और जिसको ज़्यादा चाय पीने की आदत है एक पर्टिकुलर टाइम पर, और पिछले 10 साल से ऐसा कर रहा हो, अचानक उसे उस दिन उस टाइम पर चाय ना मिले, हड्डियों में से धुआं निकलना अरे नज़र नहीं आता, कभी कोई कहे धुआं का निकलता है, मतलब हड्डियों में दर्द होने लगता है, आदमी कुछ काम कर नहीं पाता, परेशान हो जाता है, और किसी भी कीमत पर चाय चाहता है। वो का मतलब आपकी हैबिट आपकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। बात समझ में आ गई प्रीति भारद्वाज? Yes, sir. तो भैया उस आदमी को चाय पीने की हैबिट हो जाती है, और हैबिट, टेस्ट, प्रेफरेंस इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। प्रीति बात समझ में आ गई है? तो आगे चले। Yes, sir. किसी चीज का फैशन है, ऊंचे दामों पर भी खरीदोगे, फैशन खत्म हो जाए तो कम कीमत पर भी कहोगे भैया अपने पास ही रखो। आगे चलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड। Law of demand reflect the inverse relationship between the price and quantity demanded of a commodity when other things being constant। यहाँ पर एक चार्ट बना रहा हूँ, कुछ बच्चे भूल गए हो तो याद कर ले बचपन। क्वांटिटी डिमांडेड लिख रहा हूँ जी। क्वांटिटी डिमांडेड, जितना भी आप मांग रहे हो, 2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। पहले को बोलते हैं डायरेक्ट फैक्टर, दूसरे को बोलते हैं, यश बोलो, दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट फैक्टर। डायरेक्ट फैक्टर में एक ही वस्तु होती है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, और इनडायरेक्ट में बहुत सारी हैं जो ना गिनी जाने वाली,
ना गिनी जाने वाली कहानी है। 1 2 4 5 हम लिख रहे हैं, लिमिटेशन है लिखने की, लेकिन यहाँ अनकाउंटेबल फैक्टर्स हैं, जिसमें से मैं कुछ लिख देता हूँ। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट एक्सेट्रा ऑफ कंज्यूमर। ये जो इनडायरेक्ट फैक्टर हैं, इन सबको हमने बचपन में बोला था अदर थिंग्स। इनको क्या बोला था बच्चों? अदर थिंग्स। और यही बात मैं अभी बोल रहा हूँ, व्हेन अदर, ऐसा एल्फ्रेड मार्शल बोल रहा है, और उसी बात को फॉलो करते हुए आने वाले इकोनॉमिस्ट सैमुअल्सन जी, मार्शल जी यही बात बोल रहे हैं कि ये सब जितनी भी बातें हैं इनडायरेक्ट फैक्टर में, इन सबको गिना नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, तो नाम दिया जा रहा है अदर थिंग्स being constant या ceteris paribus there is a inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity। जैसे उसने ये बात बोली, सोसाइटी के सभी लोगों ने कहा बिल्कुल ऐसे ही है, वो सस्ता होगा ज़्यादा मांगेंगे, कम होगा, सस्ता होगा ज़्यादा मांगेंगे, महंगा होगा कम मांगेंगे। लेकिन ये घटना तभी घटेगी व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ये बिल्कुल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सभी लोग फॉलो करते हैं। इस यूनिवर्सल ट्रुथ को नाम दिया गया किसका? इकोनॉमिक थ्योरी। एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड। यश, लॉ ऑफ डिमांड बोलेंगे। There is an inverse relationship between price of a price. There is an हाँ बोलो। there is an inverse relationship between price and quantity demanded when other things remain constant. तो सबने याद कर लिया, व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट या सिट्रस पेरिबस बोले तो अदर थिंग्स, इनडायरेक्ट फैक्टर जितने भी हैं वो सब कांस्टेंट रहें, तो देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड मत लिख देना, ऑफ ए कमोडिटी, दैट मींस ड्यू टू फॉल, अरे यार इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखा जा सकता, ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, क्वांटिटी, डिमांड नहीं लिखना, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस और वाइस वर्सा। कनन याद हो रहा है मैंने क्या बोला? लॉ ऑफ डिमांड। Yes, sir. इसी बात को अलग अलग इकोनॉमिस्टों ने अपने शब्दों में बोला है, सामने लिखा हुआ है, किसी का डेफिनेशन वो लिखेगा नहीं और कहे कि भाई इस आदमी का है, आप याद करो और बताओ आदमी का नाम, बट ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया है। सैमुअल्सन जी इसी बात को क्या बोल रहे हैं? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट या सिट्रस पेरिबस देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप, सस्ता होगा ज़्यादा मांगेंगे, महंगा होगा कम मांगेंगे। इसी बात को मार्शल जी महाराज बोल रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस विद द फॉल इन द प्राइस और वाइस वर्सा। अनुषा याद हो गया? सर भैया लॉ ऑफ डिमांड किस पर लागू, कब लागू होता है? व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो ये लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन है, सबने बचपन में याद करा था। पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉ हम पढ़ने वाले हैं उन सबको क्या बोलते हैं? मेरा क्वेश्चन है यश से, पार्शियल इक्विलिब्रियम या जर्नल इक्विलिब्रियम? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके, Partial equilibrium. सारे याद कर लो। माइक्रो के सारे नियम अजम्पशन पर बेस्ड हैं, उसे बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। चाहे वो लॉ ऑफ डिमांड है, चाहे वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, चाहे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, चाहे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। जबकि मैक्रो में जितने भी हम नियम पढ़ के आए हैं या फ्यूचर में कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, वो क्या अजम्पशन पर बेस्ड नहीं है, उनको टेक्निकली बोला जाता है जर्नल इक्विलिब्रियम। आर्यन समझ में आता है? हाँ भैया। जर्नल इक्विलिब्रियम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ मैक्रो, और पार्शियल इक्विलिब्रियम में जितने भी नियम है अजम्पशन पर बेस्ड हैं, कंसेप्ट ऑफ माइक्रो। जितेश क्लियर है? हाँ भैया। तो भैया यहाँ लॉ ऑफ डिमांड अजम्पशन पर बेस्ड है, नियम बनाने वाले ने बना दिया, एल्फ्रेड मार्शल ने बनाया है। तो उसने बनाते वक्त क्या कहा कि कौन कौन सी बातें कांस्टेंट होगी? अदर थिंग्स। वो अदर थिंग्स सबको याद है, अभी अभी चार्ट बनाया है, ये अदर थिंग्स। अरे यहाँ मैंने 4-5 लिखे हुए हैं, ये जितने मर्जी हो सकते हैं। वो कह रहा है ये सारों में से कुछ भी नहीं बदलना चाहिए, वही मैंने यहाँ लिख दिया। क्या नहीं बदलना चाहिए? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैन नॉट बी चेंज, इनकम ऑफ कंज्यूमर कैन नॉट बी चेंज, टेस्ट फैशन प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर कैन नॉट बी चेंज। कनन क्लियर हो गया? कनन Yes, sir. तो अजम पेपर वाला गड़बड़ क्या करेगा? 3 अजम्पशन सही लिखेगा, एक गलत लिखेगा, कहेगा ऑड मैन आउट। कौन सी अजम्पशन लॉ ऑफ डिमांड की नहीं है? पेपर में आपको कुछ लिखना नहीं है, बस जो आपकी नॉलेज है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, वो उसको एमसीक्यू में टिक कराएगा, और मोस्ट एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर वो सही आपको टिक करना होगा। तो अजम्पशन में से 3 सही एक गलत लिखेगा, ऑड मैन आउट। ऐसे ही बात करते हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन सबने बचपन में याद करा था, सामने लिखा हुआ है, ये क्या है? डिमांड।
ये क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। अरे शॉर्टकट में यश पढ़ना आ रहा है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, अभी मैंने लिखा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इनकम को वाई बोलते हैं, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन अभी ऑफ यार। कंज्यूमर। तो हमने बचपन में याद करा था क्या, यश बोलेगा, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, Functional relationship between demand and factor affecting the demand. सारे याद कर लो, डिमांड फंक्शन। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड इज नोन एज डिमांड फंक्शन। मयूरी बोलोगे तो आगे चलेंगे। मयूरी, Functional relationship between demand and factors affecting the demand is known as demand function. तो भैया लॉ ऑफ डिमांड को मैथमेटिकली सामने लिखा हुआ है मैंने, इनवर्स रिलेशन की बात कर रहा है। हम जितना मांगेंगे वो प्राइस से इनवर्सली रिएक्ट करेगा। सस्ता हो रहा है ज़्यादा मांगेंगे, महंगा हो रहा है कम मांगेंगे। लेकिन यहाँ मेरा फिर एक क्वेश्चन है, यश क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव का मतलब समझ में आता है? यश कंडेलवाल, अभी यार। आपको बताना है लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है कि क्वालिटेटिव। तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, पूरी क्लास। Yeah, I think quantitative है। Quantitative. क्वांटिटेटिव बोला, नहीं दोबारा बोलना, क्वांटिटेटिव बोला है ना, हे भगवान। अनुषा आप ये बताओ, लॉ ऑफ डिमांड ये कह रहा है सस्ता होने पर ज्यादा मांगेंगे। मयूरी बात समझ में आती है, सस्ता होने पर ज्यादा मांगेंगे Yes, sir. लेकिन कितना सस्ता होने पर कितना ज्यादा मांगेंगे, ऐसा मेजरमेंट हो रहा है वहां पर? मयूरी, No, no, sir. सारे ध्यान से सुन लो, तुम भैया क्यों पेपर का काम खराब करने पे तुले हुए हो। लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ इतना कह रहा है वो सस्ता होने पर ज्यादा मांगेंगे, सस्ता होने पर ज्यादा, सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है, सिर्फ डायरेक्शन। और महंगा होने पर कम। ये नहीं बोल रहा कि 10% प्राइस कम हो गया तो डिमांड 40% बढ़ेगी, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। वहाँ मेजरमेंट की बात हो रही है, जहाँ मेजरमेंट है जिन्हें हम मैथमेटिकल डाटा में लिख सके कि 20% प्राइस कम होने पर 40% डिमांड बढ़ गई, वो है क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। जहाँ हो रहा है सस्ता होने पर ज़्यादा मांगेंगे, महंगा होने पर कम मांगेंगे, सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है, इसे बोलते हैं क्वालिटेटिव कंसेप्ट। बच्चों समझ में आया? अनुषा, सर लेकिन प्राइस तो क्वांटिटी में होता है ना, तो प्राइस की वजह से चेंज होता है क्वांटिटी। हे भगवान, अरे जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं सुन रहे आप? सर वो मैंने सुन लिया, वो मुझे समझ आ गया। तो वही समझ लो जो बता रहा हूँ, आंसर बोल रहा हूँ मैं तो। अरे ठीक है। पेपर का क्वेश्चन है कि ये, अरे दो बोले मैंने, मैं खंडेलवाल लॉ ऑफ डिमांड बोला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मेजरमेंट लिख रहे हैं कि 20% प्राइस कम होने पर डिमांड 40% बढ़ा, ये मेजरमेंट है, मैथमेटिकली लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है। इसको क्या बोल रहे हैं? क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। महक समझ में आ रहा है? Yes, sir. याद रखना सारे बच्चे, लॉ ऑफ डिमांड का हम डिमांड कर्व बना लें, डिमांड शेड्यूल बना लें, मैथमेटिकली लिख दें, लेकिन वहाँ हम कुल मिला के डायरेक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। पूरी क्लास समझ लो अच्छे से। वहाँ मैं यहाँ पर अभी लॉ ऑफ डिमांड बना दूँ 1 मिनट में, अभी लॉ उसका शेड्यूल बना दूँ कि दाम कम हुआ प्राइस बढ़ गई, लेकिन उस डायग्राम और शेड्यूल के माध्यम से सिर्फ लिखने वाला इकोनॉमिस्ट डायरेक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मेजरमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। ये गड़बड़ मत कर लेना। प्रीति भारद्वाज समझ में आ रहा है? डायरेक्शन रिफ्लेक्ट हो रही है। अरे बोलो बच्चों। कनन, Yes, sir. देखो मैंने नीचे इंडिकेट करा है ग्रीन कलर से, सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है, खबरदार। वो ये नहीं बोल रहा कितने परसेंट कम होने पर कितने परसेंट बढ़ा, तो फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर ही नहीं लिखना पड़ता। जबकि हम इसको मैथमेटिकली भी लिख रहे हैं और इसको डायग्राम बना के डिमांड कर्व में भी दिखा रहे हैं, लेकिन सब जगह सिर्फ डायरेक्शन को बोला जा रहा है, उससे आगे की बात वो बोल ही नहीं रहा। अनुषा को बात समझ में आ रही है? Yes, sir. भैया अभी समय की हमारी लिमिटेशन रहेगी, समय का पता ही